हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10 साइंस के। इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में आपका बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स पढ़ेंगे और मेरिट्स पढ़ेंगे किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो और पिछले 2 पार्ट आप लोग कवर कर चुके हैं जिसमें आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स थे फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस पार्ट के थ्रू मैं आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर दूंगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बच्चों जरूर जुड़िए, सभी को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि एक अच्छी क्वालिटी नॉलेज, एक अच्छा टॉपिक उनके समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आएगा तो बच्चों में बाबा वीडियोस बना के उन्हें वो टॉपिक समझा दूंगा। राइट, तो ये कोई पब्लिकली चैनल नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए चैनल खोला गया है ताकि आप लोगों को क्वालिटी नॉलेज मिले जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी वजह से। राइट, तो जल्दी समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। तो बच्चों जो एलिमेंट आपके एक डेफिनेट पीरियड में अरेंज होते हैं, पहली बात करते हैं पीरियड्स कौन से होते हैं। पीरियड होते हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो पीरियड्स में अरेंज है। तो उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स में। पहली कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? आउटरमोस्ट शेल के, बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आपका एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है किसका, पीरियड नंबर 3 का। तो सोडियम से जब हम कहाँ तक जाएंगे, आर्गोन तक जाएंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक जाएंगे तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक बढ़ेंगे पर्टिकुलर पीरियड में। अगर बच्चों बात करता हूं मैं किसकी, वैलेंसी की, तो वैलेंसी आपकी पहले ग्रुप नंबर 1 से लेकर 14 तक बढ़ेगी, यानी कि 1 से 4 तक जाएगी, फिर आपकी डिक्रीज होगी 3 से 0 की तरफ। ठीक है, वैलेंसी पहले 1 रहेगी, 11 के लिए 12 रहेगा, 12 के लिए 2 रहेगी, 13 के लिए 3 रहेगी, 14 के लिए 4 रहेगी, 15 के लिए 3 रहेगी, 16 के लिए 2 हो जाएगी, 17 के लिए 1 और 18 के लिए 0। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपनी वैलेंस शेल को पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या लूज होंगे उसे बोलते हैं और वैलेंसी। बोलो सबको क्लियर हो रही है, सभी लोग के स्क्रीन पर आंसर फ्लैश हो रहा है। आगे चलते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। नाउ साइज ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो बच्चों एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाएंगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स है किसका, एक एलिमेंट का किसके साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ, एटम का उसके न्यूक्लियस के साथ, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो साइज क्या होता चला जाएगा बच्चों, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। तो सबको क्लियर हो गया बच्चों साइज ऑफ द एटम, कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो साइज ऑफ द एटम क्या कर जाएगा बच्चों, आपका डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आपको पीरियड 3 के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं सोडियम से लेकर आर्गन तक, तो आपको उनका एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज दिखा रखा है जो कि पिकोमीटर में होता है। पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर होता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है। राइट, तो सोडियम से लेकर जब आर्गन की तरफ चलेंगे तो साइज ऑफ द एटम क्या करेगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको रीजन लिख के दिखा रखा है कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज करेंगे, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस के ऊपर वो बढ़ेगी, तो साइज ऑफ द एटम डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। ठीक है, नाउ मेटेलिक करेक्टर। बच्चों मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, आप जानते हैं लेफ्ट वाले आपके मेटल्स होते हैं, बीच वाले आपके मेटलॉइड्स होते हैं और राइट वाले आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, मेटलिक करेक्टर एलिमेंट्स का डिक्रीज करेगा जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इट मींस कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, आप जानते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर आपका
इंक्रीज करेगा। देख सकते हैं आप अपने डायग्राम के थ्रू, लेफ्ट वाले आपके मेटल्स होते हैं, बीच वाले आपके मेटलॉइड्स होते हैं, फिर आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट्स की, वो पहले डिक्रीज करती है, फिर आपकी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है बहुत ज्यादा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने और ज्यादा दिक्कत है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने और ज्यादा दिक्कत है, 4 होंगे नहीं, 5 और 6 में फिर गेन करने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 गेन करने मुश्किल है, फिर 2 गेन करने और इजी है, फिर 1 गेन करना और इजी है। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्टिविटी पहले क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। ना बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। जैसे कि आप जानते हो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेसिक करेक्टर यानी कि बेसिक ऑक्साइड करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा, और एसिडिक करेक्टर आपका ऑक्साइड का इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नेचर ऑक्साइड में जो लेफ्ट वाले होते हैं वो मेटल्स होते हैं आपके, वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। राइट वाले आपके नॉन मेटल्स होते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। और बीच वाले होते हैं बेटा आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनका दोनों नेचर होता है, इनका एसिडिक भी होता है, उनका बेसिक भी होता है। समझ में आ रही है बच्चों को? लाइक करके वीडियो जरूर बताते रहिएगा, और हाँ 5 जनों को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स। अब अभी हमने किसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी बच्चों? पीरियड्स की। अब किसकी पढ़ेंगे? ग्रुप्स की। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर पे, या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड के ऊपर आएंगे या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, इसलिए उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे आपको ग्रुप नंबर 1 दिखाया हुआ है एग्जाम्पल में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे आपके ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट मोनोवेलेंट होते हैं, यानी उनकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है। जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात करें तो उनके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 13 की बात करें तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 14 की बात करें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो ऑन। ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके मोनोवेलेंट होते हैं, पर वो नेगेटिव आयंस के होते हैं। किसके होते हैं? नेगेटिव आयंस यानी कि अनायंस के होते हैं। किसके होते हैं? अनायंस के। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि इन्हें अपनी शेल को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो गेन करना पड़ेगा तो यानी वो भी इसकी वैलेंसी हो गई, और वैलेंसी होगी इसकी -1, तो वो भी आपके मोनोवेलेंट होंगे। ग्रुप 18 के एलिमेंट आपके 0 वैलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी आपकी 0 होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड अप होती है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम भी आपका नोबल गैस होता है, यानी कि ग्रुप 18 एलिमेंट है तो जिनकी ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड अप होती है, उन्हें ना गेन करने ना लूज करने, तो इसलिए उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? 0 वैलेंट। नाउ अगर मैं बात करता हूं बच्चों, द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रुप नंबर की बात करते हो अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो सेम ही होता है जैसे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 13 ग्रुप की, तो उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6, 17 की 7 और 18 की 8। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक जाऊंगा तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर 8 तक होंगे। ये बात आप याद रखेंगे। देख लीजिए आपके सामने, ग्रुप 1 के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 16 के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। नाउ बच्चों बात करते हैं वैलेंसी की। किसकी? वैलेंसी की बात करते हैं हम। तो अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी बच्चों? सेम होगी, क्योंकि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी भी बच्चों सेम होगी। ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं तो 1 वैलेंसी होगी, 2 की 2 होगी, 13 की 3 होगी, 14 की 4 होगी, 15 की अगेन 3 होगी, 16 की 2 होगी, 17 की 1 होगी, और 18 की 0 वैलेंसी होगी।
नाउ साइज ऑफ एटम की बात करते हैं तो बच्चों एक पर्टिकुलर ग्रुप में साइज ऑफ एटम आपका इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि शेल पे शेल जुड़ती चली जाएंगी। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो शेल पे शेल जुड़ती जाएंगी, यानी पीरियड नंबर बढ़ेगा। और जब शेल टू शेल बढ़ती जाएंगी तो जो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन फोर्स है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, वो कम होती जाएगी, तो साइज ऑफ एटम आपका बढ़ता जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इनका क्या है, इनका बच्चों देखिए इनका एटॉमिक साइज आपका बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ को, तो यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप में साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करता है। नॉन मेटलिक करेक्टर, अब आप जानते हो मेटलिक करेक्टर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बता दो? क्योंकि आराम से जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से लूज हो जाएंगे। क्यों लूज हो जाएंगे आराम से? क्योंकि जो उनके ऊपर शेल है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, वो कम होती जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के ऊपर कम होता जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा और मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बट अगर हम बात करें उल्टी, अगर नॉन मेटल की बात करें तो उसमें उल्टा हो जाता है, तो उसमें नॉन मेटलिक करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो होगी न्यूक्लियस के ऊपर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वो कम होगी, तो इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी एज यू मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। तो केमिकल रिएक्टिविटी एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या करती है बच्चों, डिक्रीज और इंक्रीज करती जाती है। पर अगर केमिकल रिएक्टिविटी बात करें नॉन मेटल की तो वो डिक्रीज करेगी, यानी जो चांस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज होता चला जाएगा। नाउ बात करते हैं बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड की। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो सबके नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम होंगे। मेटल्स हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल्स हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। राइट बच्चों? तो मेटल्स हैं तो कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल्स हैं राइट वाले तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, वरना एम्फोटेरिक बनाएंगे बीच वाले। तो यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में नेचर ऑफ ऑक्साइड आपका सेम रहता है। Now merits of modern periodic table. What are the merits? What do you mean by merits? क्या होता है merits? इसका मतलब advantages. तो what are the advantages of modern periodic table? तो modern periodic table आपको क्या बताता है? modern periodic table आपको बताता है कि वाई जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों रहती है और जो डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों रहती है। ये भी किस वजह से पता चलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वजह से। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियडिसिटी, इसी की वजह से हमें पता चला कि जो एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका बनाया गया है, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी अभी तक कोई भी लिमिटेशन नहीं आई है, इसलिए उसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है, किसे, एटॉमिक नंबर को। अगर बच्चों में एक पीरियड नंबर की बात करता हूं तो पीरियड नंबर कौन सा होता है, जितनी इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, एक पर्टिकुलर एटम के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट है वो बताता है उसका पीरियड नंबर। सपोज करो एक एलिमेंट है उसके अंदर दो शेल है के और एल, तो उसका पीरियड नंबर क्या होगा, सेकंड पीरियड नंबर होगा। तो पीरियड नंबर क्या बताता है, जितनी उसके अंदर शेल प्रेजेंट है के, एल, एम और एन। अगर दो एलिमेंट के पास सेम वैलेंस शेल है तो वो सेम पीरियड में लाई करेंगे, ठीक है। अगर दो एलिमेंट के पास सेम वैलेंस शेल है के, एल हो तो वो सेकंड पीरियड में दोनों के दोनों लाई करेंगे, ठीक। बट अगर दो एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, अगर दो एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे। अगर दो एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे पीरियोडिक टेबल में। अब अगर जो भी एलिमेंट आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है किसी पीरियोडिक टेबल में, उनकी रिएक्शन कराते हैं उन एलिमेंट से जो राइट साइड में प्रेजेंट है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि अगर मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कराते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड।
मेटल के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर मैं राइट साइड वाले एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कराऊंगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दोनों आपस में क्या कर लेंगे बच्चों? शेयर कर लेंगे, और शेयर करने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, है ना? अगर आप सभी बच्चों को ये चैप्टर क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को बच्चों कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ 5 जनों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये चैप्टर सभी बच्चों तक पहुंच पाए जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ के ऐसा मानिए कि आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं कोचिंग में या यहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जल्दी से जल्दी से आगे बढ़ सकता है। सारे चैप्टर मैथ, साइंस, रीजनिंग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स लेके आप तक पहुंचेंगे। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है।